हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इस पार्ट जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, प्रकाश के प्रमुख शब्दों के अलावा जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में, यानी अध्याय के प्रश्न उत्तरों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। पाठ का नाम है प्रकाश, कक्षा 8वीं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एनसीईआरटी सिलेबस से पाठ नंबर 13 है ये। पहले ये पाठ नंबर कुछ और हुआ करता था, अगर आपके पास पुरानी पुस्तक है तो उसके हिसाब से आप देख लेना, पर ये नई पुस्तक में आपको पाठ नंबर 13 में मिलने वाला है। इस पाठ के बारे में हमने डिटेल वीडियो ले ली, हमने सीख लिया कि इस पाठ में क्या है, कैसे हम कहते हैं कि परावर्तन होता है, परावर्तन का नियम क्या है और परावर्तन में कौन कौन सी रेखाओं को खींचना जरूरी है। साथ ही हमने ये जाना कि प्रकाश का वेग कितना होता है, किस रफ्तार से प्रकाश चलती है, इन सब के बारे में हमने सीखा। तो आज हम प्रकाश से संबंधित अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं। हमारे पास ये स्क्रीन पर कुछ अभ्यास के प्रश्न दिख रहे हैं बेटा। इन अभ्यास प्रश्नों को हम अब हल करने वाले हैं, इसके उत्तर मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। अभ्यास में जो प्रश्न पूछे गए हैं यहीं से बेटा आपके पेपर में आने वाले हैं, इसके अलावा कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए इन सभी प्रश्नों को ढंग से सुन लेना, मेरी सारी एक्सप्लेनेशन को समझ लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपकी मर्जी, चैनल अच्छा ना लग रहा हो तो कमेंट करके जरूर जाना कि सर आपके चैनल में ये चीजें इंप्रूव होनी चाहिए। मैं आपकी इंप्रूवमेंट वाले सजेशंस को जरूर में ध्यान रखूंगा और अगली आने वाली वीडियोस में उसे इंप्रूव करूंगा। तो हमारे पास जो ये प्रश्न दिए गए हैं बेटा, टोटल हमारे पास आई थिंक 17 क्वेश्चंस हैं। यस, ऑब्वियसली 17 प्रश्न हैं, इसके उत्तर मैंने दिए हैं यहाँ पर। पहले ये पार्ट नंबर 16 हुआ करता था बेटा, जिसका प्रश्न उत्तर आप लोगों से पूछा गया है। तो ये प्रकाश प्रश्न उत्तर के बारे में हम बात करें प्रकाश पाठ से। आपने क्या सीखा वो आपके पास स्क्रीन में है। इन सभी टॉपिक को अगर आपने ढंग से कवर कर लिया है तो क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हैं। सर इतनी देर से आप 2 मिनट खा चुके हैं हमारे, पर आंसर्स नहीं बता रहे। चलो अब मैं आपको अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में बताता हूं। तो ये है हमारे पास अभ्यास के प्रश्नोत्तर बेटा, जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो क्या कह रहा है? कह रहा है बेटा कि मान लीजिए, चलो मान लेते हैं, मान लीजिए आप अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर के वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो हमारे कमरे के चारों ओर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, क्योंकि हम वस्तुओं को उनके परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसकी वजह से ही देख पाते हैं, जो कि अंधेरे कमरे में नहीं होगा। हम कमरे के बाहर की वस्तुओं को भी केवल तभी देख सकते हैं यदि वहां पर रोशनी हो, ताकि परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच सके। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी वस्तु को आप तभी देख सकते हो बेटा जब उस वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ने से उसका परावर्तन होकर हमें दिख सकता है। अगला है हमारे पास दूसरा प्रश्न बेटा, नियमित, ध्यान से देखना, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ क्या है? कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे ये बेटा पाठ पूछा जा रहा है ना, तो इसके आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। डैम श्योर, डन कर लो कि ये आपके पेपर में आने ही वाला है, ये आने ही वाला है भाई, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है ये कह रहा है कि एक विसरित परावर्तन आपने देखा, नियमित परावर्तन में क्या देखा कि सारी की सारी परावर्तित किरणें समांतर थी। लेकिन विसरित परावर्तन में क्या होता है बेटा, सारी की सारी परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं। और अगर वो समांतर नहीं होंगी, ध्यान से सुनना, तो क्या वहां पर प्रकाश के परावर्तन को हम फेल मान लेंगे? तो मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, जब मैंने एक्सप्लेनेटरी वीडियो दी थी बेटा, चैनल पर पड़ी हुई है, जाकर देख लो। तो उस वीडियो में मैंने आपको साफ बताया था कि विसरित परावर्तन क्या होता है, उसका मैंने डायग्राम भी समझाया था वहां पर। तो उस परावर्तन के अंदर हमने ये जाना था बेटा कि सारी की सारी परावर्तित किरणें समांतर नहीं होती हैं। विसरित में वो एक दूसरे को कहीं काट रही होती है, तो इमेज ऊपर नीचे बनता है, टेढ़े मेढ़े फोटो बन जाते हैं, इमेजेस बन जाती हैं बेटा। लेकिन इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि वो प्रकाश के परावर्तन के नियम को विफल कर रहा है। यही उत्तर आपको यहां पर देना है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं उत्तर को, क्या लिखा हुआ है। नियमित परावर्तन दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी नियमित परावर्तन वहां पर होता है जहां पर हमारा दर्पण चिकना, एकदम स्मूथ हो, ठीक है। विसरित परावर्तन जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। नहीं,
विसरित परावर्तन का अर्थ नहीं है कि परावर्तन के नियम फेल हो गए। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरित गत्ते जैसे विषम परावर्तन पृष्ठ पर अनियमितता के कारण होता है। यानी कि अगर समतल सरफेस नहीं है, प्लेन नहीं है बेटा, तो उसे विसरित परावर्तन कहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे जो पूछा जा रहा है वो है प्रश्न संख्या 3। टोटल 17 प्रश्न है, ऐसे ही मुझे थोड़ी देर और आपको झेलना पड़ेगा। तो अगर आप तैयार हो तो मैं सिखा के रहूंगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको। क्या कह रहा है प्रश्न में, निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए, यानी आपने जो आधार दिया है उत्तर का वो बताना है। पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, गत्ते का पृष्ठ, दर्पण, चौक पाउडर, संगमरमर का फर्श, कागज का टुकड़ा। पॉलिश युक्त लकड़ी का मेज बेटा नियमित परावर्तन देगा क्योंकि वो चिकना है, उसको पॉलिश किया गया है। चौक पाउडर विसरित देगा, क्योंकि बेटा विसरित इसलिए देगा क्योंकि उसके अंदर आप कह सकते हो स्मूथनेस नहीं होगी, चिकनापन नहीं होगा, तो आप ये उत्तर में लिख रहे हैं क्योंकि वो चिकना नहीं है। गत्ते का पृष्ठ विसरित देगा। संगमरमर के फर्श क्योंकि उसको आप घिसवाते हैं, चिकना करवाते हैं बेटा, तो वो नियमित देगा। दर्पण नियमित देगा। कागज का टुकड़ा भी एक चिकना सरफेस होता है तो नियमित देगा। उसके बाद कह रहा है परावर्तन के नियम को बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी तैयार कर लेना। इससे ऊपर भी एक क्वेश्चन बताया था, एक ये बता रहा हूं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, परावर्तन के दो नियम होते हैं भैया। पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई हमेशा एंगल आर के बेटा बराबर होता है। याद रखना, एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। दूसरा कहता है आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये सब चारों के चारों बेटा एक ही तल पर होते हैं। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब और ये समतल, तो ये सब एक ही तल पर होते हैं। ये इसका दूसरा नियम है, याद रखेंगे आप। उसके बाद बेटा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या है ये 5। यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। ये आपके सिलेबस में था, एनसीईआरटी की बुक में बेटा। तो मैंने लिखा है, क्या लिखा है ध्यान से देखना बेटा। एक कागज के शीट को मेज पर रखें और उसके बीच में एक सीधी रेखा पेंसिल और मापनी की सहायता यानी स्केल की सहायता से खींच लें। फिर उस सीधी रेखा पर शीशा यानी कि आपका जो दर्पण है वो खड़ा करें। उसके पश्चात एक टॉर्च की सहायता से उस शीशे पर प्रकाश डालें। हम पाते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण सब एक ही तल में होते हैं। आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। कुल मिलाकर बात ये है, ये लाइट आएगी, यहां से जाएगी, ये अभिलंब होगा और ये, तो यही वाला चित्र आप यहां पर बना सकते हो। समझ रहे हो? तो ये चित्र बना देना, कोई इश्यू नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है प्रश्न संख्या 6 बेटा। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न हमें सबसे मनमोहक लगते हैं क्योंकि इनके आंसर्स एक वर्ड के होते हैं और स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में उत्तर आ जाता है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखो बेटा। इसमें लिखा हुआ है एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति, कितनी दूरी पर है, 1 मीटर पर। एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से, ध्यान से सुनना, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी यही कि अगर ये दर्पण है बेटा और एक व्यक्ति 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, अगर यहां से यहां तक 1 मीटर की दूरी है, तो उसका प्रतिबिंब भी 1 मीटर अंदर ही महसूस होगा। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से वो व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर खड़ा हो गया, बताओ। वो व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर हो गया, तो 1 मीटर ये हो गया, 1 मीटर ये हो गया, तो इसका मतलब हो गया 2 मीटर। तो यहां पर क्या आंसर आना चाहिए, 2 मीटर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए बेटा, 2 मीटर। ये कह रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितनी मीटर की दूरी पर होगा, प्रतिबिंब से 2 मीटर की दूरी पर होगा। यहां पर मिस प्रिंट है बेटा, इसको ठीक करके 2 कर लेंगे। ठीक है, यहां पर 2 मीटर की दूरी पर आएगा। कई बच्चों ने कमेंट में 1 भर दिया होगा आंसर देखकर, पक्का।